सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं अभी खामोश ही था, मैं खुद नहीं बोल रहा। अच्छा, स्टार्ट कर लें या वेट करें? यस सर। यस सर। अच्छा जी, अब इन्होंने हमें ये बताया हुआ है कि ये 2-3 साल हैं जिसमें 2 सालों में ये मिस्टेक हुई भी है, 2010 में और 2012 में। ऑब्वियसली जो 2010 का क्लोजिंग स्टॉक है जिसमें गड़बड़ है, तो वही 2011 का ओपनिंग स्टॉक भी होगा, तो फिगर्स तीनों सालों में खराब होंगी। एंडिंग इन्वेंट्री सिर्फ 2 सालों की ऐसी हैं जो कि यानी जिसमें ओवर स्टेटमेंट या अंडर स्टेटमेंट है, लेकिन मसला ये है कि 1 साल का क्लोजिंग स्टॉक ऑब्वियसली दूसरे साल का ओपनिंग स्टॉक होगा, तो गड़बड़ तो इसका मतलब है कि तीनों सालों तक ही गई भी है। पहले क्या करना है, उन्होंने कहा कि प्रिपेयर अ करेक्टेड इनकम स्टेटमेंट फॉर द 3 years। करेक्टेड इनकम स्टेटमेंट क्या होगी कि अब उन्होंने बताया हुआ हमें कि एंडिंग इन्वेंट्री फॉर 2012 was understated by 6,000. Ending inventory for 2010 was understated by 6,000. Only 33,000 चाहिए थी, only 33,000 चाहिए थी, लेकिन फिलहाल जो है ये अच्छा, तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हम इस एंडिंग इन्वेंट्री को ठीक करेंगे। हम इसमें लिखेंगे ऐड करेक्शन ऑफ ए प्रायर पीरियड एरर। अब ये जो प्रायर पीरियड एरर है, ये एक टेक्निकल टर्म है जो कि आप लोग जाके पढ़ेंगे जब आप FR2 में पहुंचेंगे। FR2 में
ये IS 8 है जो कि इससे रिलेटेड है। तो एक ऐसा एरर जो कि जिस पीरियड में हुआ उस पीरियड में वो पकड़ा नहीं गया, करेक्ट नहीं हो सका, और वो लेटर स्टेजेस पे जैसे 2013 में जाके पता लगा इनको कि 2010 में मिस्टेक जो है वो हुई भी थी। ऑब्वियसली फिर जो पिछली फिगर्स हैं उनको भी हमें चेंज करना पड़ेगा। 1 मिनट के लिए एक्सक्यूज कीजिएगा, सॉरी। तो सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि हम लोग जो प्रायर पीरियड एरर है उसकी करेक्शन करेंगे।
6000 से इसकी फिगर अंडरस्टेटेड थी, तो ये 6000 सबसे पहले तो इसमें ऐड किए जाएंगे। अब आपकी जो फिगर है क्लोजिंग स्टॉक की, वो क्लोजिंग स्टॉक की फिगर 27,000 से 33,000 पे चली जाएगी। तो 1,39,000 में से जब 33,000 आप माइनस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 1,12,000 की जगह 106,000. एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अब हमारे पास आ जाएगी 1,06,000। Excuse me, sir. हाँ जी, सर काइंडली ये वाला पॉइंट फिर से एक दफा बता दें। हाँ जी, बिल्कुल जरूर। इन्होंने हमसे कहा हुआ है कि जो एंडिंग इन्वेंट्री है 2010 की, दैट वाज अंडरस्टेटेड बाय 6,000। उसका मतलब है कि होनी चाहिए जो थी, आपकी जो एंडिंग इन्वेंट्री होनी चाहिए थी वो होनी 33,000 की होनी चाहिए थी, जबकि वो अभी तक फिलहाल सिर्फ 27,000 की रिकॉर्ड हुई हुई है। अगर आप ये माइनस के साइंस की वजह से अगर आप परेशान हो रहे हैं तो हम इस माइनस के साइन को हटा देते हैं। 27,000 की इन्वेंट्री रिकॉर्ड हुई भी है और ये 27,000 से ये एंडिंग इन्वेंट्री रिकॉर्ड हुई भी है, जबकि इसको होना 33,000 चाहिए, क्योंकि Yes, ये sir. 6,000 से अंडरस्टेटेड है। तो हम क्या करेंगे, इसमें अमाउंट ऐड कर लेंगे, और जब अमाउंट ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ गई है तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ड्रॉप हो जाएगी, क्योंकि पहले 27,000 माइनस हो रहे थे और अब 33,000 माइनस होंगे। तो 1,39,000 में से जब 33,000 माइनस हुए, 1,06,000. हाँ जी, 1,06,000 की हो गई हमारी एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और जो हमारा एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट है, एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो अब हो जाएगा 63,000 का। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वही रहेंगे, तो नेट इनकम भी हमारी चेंज हो जाएगी, और वो कितनी आ रही है? 39. 39,000। अब जो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट ईयर का ऑब्वियसली ओपनिंग स्टॉक होगा। तो हमें, जैसे हमने इसमें एडजस्टमेंट की है, जैसे हमने इसमें एडजस्टमेंट की थी क्लोजिंग स्टॉक में, इसी तरह की एडजस्टमेंट हम करेंगे ओपनिंग स्टॉक में, और उसको हम कहेंगे एडजस्टमेंट या करेक्शन ऑफ अ प्रायर पीरियड एरर। 27,000 में 6,000 जो है वो हमारे ऐड हो जाएंगे। तो जब 6,000 ऐड होंगे तो बिगिनिंग इन्वेंट्री 33,000 की हो गई, परचेजेस 1,08,000 आपने इसमें ऐड की, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कितनी हो गई? 141 से, और 1,41,000 में से ये 20,000 जो था ये बिल्कुल ठीक था। 121. 1 to 1 है.
1,21,000 और 1,62,000 में से 1,21,000 माइनस करेंगे 141 41 और 41,000 में से जब 18,000 गए 23,000. अब हमारा इस वक्त तक का हिसाब किताब तो सारा ठीक हो चुका है। एंडिंग इन्वेंट्री इसकी ओवरस्टेटेड है बाय 7,000 2012 की एंडिंग इन्वेंट्री ओवरस्टेटेड है। लेस करेंगे सर 7,000 अब जो होगी वो हम करेंगे लेस करेक्शन ऑफ ए प्रायर पीरियड एरर और प्रायर पीरियड एरर की जो करेक्शन हम लेस कर रहे हैं वो हम करेंगे -7,000 सर Or -7,000 नहीं minus 7,000. माइनस 22 हो जाएगी। साइन इग्नोर कर दें तो इसको प्लस कर दें, साइन इग्नोर करें तो माइनस, साइन अगर वो रहने देना है तो फिर उसको प्लस कर दें, जैसे आपकी मर्जी। तो 22,000 सर इसको ब्रैकेट्स 22,000 में जब ये माइनस होगा 1,60,000 में से आंसर क्या आएगा? ये 138,000. 38 138,000. और 138 जब 2,10,000 में से डिडक्ट करेंगे 72,000. 72,000 और 72,000 में से जब 53,000 माइनस होंगे तो 19,000. 19,000. एक तो हमने ये काम करना था कि करेक्टेड इनकम स्टेटमेंट बनानी थी 3 सालों की, और फिर बताना है कि state whether each year's net income before corrections is understated or overstated and indicate the amount of understatement or overstatement। ये वही चीज है जो कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस भी की है। अभी तो जरूरत नहीं। जी क्या चीज? सर बैकग्राउंड नॉइज़। अच्छा, अब हम यूं कर लेंगे कि इसका आंसर बताने के लिए हमें मेन क्वेश्चन में वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि मिस्टेक्स वहीं पे हमने लिखी हुई थी। तो जो प्रॉफिट था बिफोर करेक्शन दैट वाज जो प्रॉफिट था हमारे पास वो था 26,000। सर ये सेम उसमें आपने कर दिया। उसमें मैं पेस्ट कर दिया, सॉरी। तो ये वाली फाइल है, ये अपीयर हुई है आपके सामने। ये सर चेंज हो गया। तो जो करेक्शन से पहले हमारे पास जो प्रॉफिट था वो था 26,000, 29,000 और 33,000, और करेक्शन के बाद जो हमारे पास प्रॉफिट आया है वो 19,000,
23,000 और जो ठीक वाला है उसको हम ग्रीन कर देते हैं, जो गलत वाला था उसको हम रेड कह देते हैं। तो ये फिगर्स ठीक नहीं थी। तो 2010 का की जो नेट इनकम थी that was understated by 6,000। Yes, sir. 2011 की जो नेट इनकम थी that was overstated by 6,000। और 2011 जो है, जो हमारा लास्ट ईयर है, 11 है कि 12 है, जो भी है, उसका जो नेट इनकम है वो ओवरस्टेटेड है 7,000 से। 7,000. क्लोजिंग स्टॉक की जो वो होती है, क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यूएशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इसमें मिस्टेक हो, अगेन जानबूझ के हो या बगैर जानबूझ के हो, दोनों केसेस में ये जो मिस्टेक है इसकी वजह से प्रॉफिट आपका चेंज हो सकता है। यहां तक की कोई बात जो समझ में ना आई हो? नो सर। यहां तक की कोई बात जो समझ में ना आई हो? Sir, आ गई है समझ. Yes, sir. जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सेम इसी तरह के हैं। ये वाला जो 29th क्वेश्चन है, ये जरा थोड़ा सा बेस इसी पे करता है, लेकिन उसने इसको टैक्सेशन और उसके हिसाब से लेके बात की हुई है। ये क्वेश्चन और इस तरह के एक दो क्वेश्चंस और, उन पे फिर वो जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, जिसके बाद मेरी कॉल जो है थी वो ड्रॉप हो गई थी, कि लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स बना के और वो आपके साथ मैं शेयर कर लूंगा, देख लीजिएगा, थोड़ा आइडिया हो जाएगा। एक क्वेश्चन तो अभी हमने सॉल्व किया है, 3-4 क्वेश्चन इसी तरह के आपके अगर नजर से गुजर जाएंगे, पेपर आपके लिए अटेम्प्ट करना आसान हो जाएगा। हो सकता है उन्हीं क्वेश्चंस में से जो कि हमने यहाँ पे सॉल्व किए हुए भी हैं, तो हो सकता है उन्हीं में से कोई एक आध क्वेश्चन, दो क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं कि जो आपको पेपर में एज इट इज आ भी जाए, उसमें बहुत ज्यादा चेंज ना हो। ओके सर। एनआरवी क्या चीज होती है? नेट सेलिंग वैल्यू। Net realizable value. नेट सेलिंग वैल्यू है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू ही होती है सर। नेट रियलाइजेबल वैल्यू होती है, लेकिन ये कैलकुलेट कैसे करते हैं? सर इसमें जो प्रोजेक्ट होता है या जो एसेट होता है उसकी जो भी फ्यूचर होती हैं, इनफ्लोज होती हैं, उनकी प्रेजेंट वैल्यू को ऐड अप करते हैं। वो तो NPV होता है. Sir, expected selling Amount price same। minus total selling. यस। सिर्फ 1 मिनट के लिए मैं जहां मैंने ये सारा कुछ लिखा हुआ है मैं वहां से कॉपी कर लूं ओके और सर। आप लोगों के साथ में, क्योंकि फिर मुझे इतना ज्यादा कुछ लिखना ना पड़े। सर ये वही वाली तो नहीं है जो इम्पेयरमेंट में पढ़ी थी हमने? इम्पेयरमेंट में जो थी वो और चीज थी। ओके सर।
डॉक्यूमेंट भी मुझे याद दिला दीजिएगा, मैं आपके साथ ये शेयर कर दूं। अभी कौन सी स्क्रीन अपीयर हो रही है, वो जो जहाँ पे हम फंक्शन कर रहे थे वो वाली या दूसरी है कोई? सर Yes, बुक sir. वाली स्क्रीन शो हो रही है कौन सी वाली? सर, जिसमें बुक के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इन्वेंटरीज की जहां कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट की बात हुई थी, तो वहां Yes, पे तो sir. हमने इन कंपोनेंट्स का जी जी स्क्रीन नहीं अपीयर हो रही? हो हो रही रही है है सर, सर. अब हो रही है। जहां कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट की बात हुई थी, वहां पे बात की थी कि इन्वेंटरी की कॉस्ट के कंपोनेंट्स ये तीन होते हैं: कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन और अदर अदर कॉस्ट। कॉस्ट। नेट रियलाइजेबल वैल्यू बहुत ही आसान और सादे अल्फाज में नेट सेल वैल्यू, बट इट्स मच मोर देन दैट। नेट रियलाइजेबल वैल्यू का जो IS2 में डेफिनेशन लिखी हुई है, it is the estimated selling price, not the actual selling price, estimated selling price, less the estimated cost of completion। अभी क्या चीज होती है, हम थोड़ी देर में देखते हैं। less the estimated cost necessary to make the sale, ये टेक्निकल डेफिनेशन है जो कि स्टैंडर्ड में गिवन है। आमतौर पे जब आप प्रोडक्ट सर सेल आवाज करते कट हैं, रही है। आवाज क्या हो रही है? सर आवाज कट रही है। सर कट रही है आवाज. थोड़ी देर के लिए मैं रुक जाता हूँ। जब आवाज क्लियर हुई या नहीं हुई है? जी सर. सर बेहतर है। अच्छा, नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो है, आमतौर पे जब आप कोई गुड्स सेल करते हैं तो उसकी कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन जीरो हुआ करती है। ऑब्वियसली जब आप किसी को कोई चीज बेच रहे होंगे तो आप उसको कंप्लीट करके ही बेचें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप गाड़ी बेचें और कहें कि यार इसका टायर इंजन मार्केट से खुद डलवा लें, या गाड़ी तो हम दे रहे हैं लेकिन इसकी छत नहीं है, छत आप खुद डलवा लीजिएगा, या मार्केट से परचेज कर लीजिएगा, बाकी गाड़ी आप ले लें। सर डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा है। कुछ बेहतर हुआ? आवाज आ रही है? सर आ रही है लेकिन वैसी ही है. ब्रेक हो रही है? और पहले से ज्यादा खराब हो गई है। ओहो, आवाज नहीं आ रही।
फिलहाल तो मैंने बोलना बंद किया हुआ है। मैं वेट कर रहा था कि अगर कोई आवाज थोड़ी सी बेहतर होती है या बाज दफा वो बीच बीच में ड्रॉप होती है और बीच बीच में ठीक हो जाती है, तो मैं जरा वेट कर रहा था कि वो थोड़ा ठीक हो जाए। सर अब बेहतर है। सर बेहतर है अभी आप? ठीक है, अच्छा अभी ठीक आ रही है। अच्छा, चलें जी, फिर तो हम स्टार्ट कर लेते हैं बात को कि यूजुअली क्या होता है कि जो कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन होती है, चीज आपकी प्रोड्यूस जब आप करते हैं तो वो बिल्कुल रेडी टू सेल हालत में होती है और आपके लिहाज से वो कंप्लीट हुआ करती है। आमतौर की बात मैं कर रहा हूं, तो इस वजह से जो एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन होगी वो जीरो होगी। डेफिनेटली आपको चीज सेल करने के लिए उसकी कोई पैकेजिंग, उसकी शिपिंग, उसकी एडवर्टाइजमेंट वो करनी पड़ेगी तो चीज बिकेगी। सेल फोन लेने जा रहे हैं तो भाई इसकी स्क्रीन कौन सी है, रैम कितनी है, स्टोरेज कितनी है, कैमरा कैसा है, एंड्रॉइड कौन सा वाला इसमें इंस्टॉल हुआ है, 9 इंस्टॉल हुआ है, 10 इंस्टॉल हुआ है, कौन सा इंस्टॉल हुआ है, वगैरह वगैरह। तो वो आप बताएंगे लोगों को तो लोगों को ये जरा होगा कि यार ये चीज जो है वो परचेज भी हमें कर लेनी चाहिए। तो चीज को बेचेंगे तो 100 रुपीज मिलेंगे, दी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, और माइनस उसको सेल करने के लिए जो कि नेसेसरी एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल, जिसमें एडवर्टाइजमेंट्स और ये सारी आ गई, वो आप माइनस करेंगे तो फिर चीज आपकी 95 रुपीज बेच के फाइनली आप जेब में आएंगे। चीज को बेचने के बाद 95 रुपए आपकी जेब में बच के वापस आ जाएंगे। अगर कोई चीज डैमेज हो जाती है तो फिर ऑब्वियसली उसकी जो ये जो एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन है ये फिर बीच में इन्वॉल्व हो जाती है। मसलन से नोट 7 जो था उसमें जब वो चार्ज करते थे तो कॉस्ट हो जाता था, तो उसके लिए फिर ये है कि उनको वो तो खैर उन्होंने प्रोडक्ट ही डिसकंटिन्यू कर दी थी, बहुत ही शदीद तरीन एक्सट्रीम केस हो गया था। वरना आमतौर पे ये होता है कि जितनी भी प्रोडक्ट फिर आप जो होती है उसको आप रिकॉल करके और उसको ठीक करके और दोबारा मार्केट में आप न्यू एंड इम्प्रूव्ड का टैग लगा के दोबारा भी बेच सकते हैं। लेकिन जो मेन चीज है जो आपने बस ज़हन में रखनी है वो नेट रियलाइजेबल वैल्यू, नेट सेल वैल्यू। चीज को बेच के जितने भी खर्चे उसको बेचने के ऊपर आए होंगे वो माइनस कर लेंगे और जो अमाउंट होगी वो आप अपने पास संभाल के रख लेंगे। सर इन्वेंट्री जी जी, इसको इसको मार्केट वैल्यू भी कह सकते हैं। मार्केट वैल्यू तो खाली सेलिंग प्राइस होगी। नेट रियलाइजेबल वैल्यू में से ये दो माइनस करेंगे तो ये चीज आएगी आपके पास। मार्केट वैल्यू इज जस्ट द सेलिंग प्राइस। ओके सर। अच्छा, तो इन्वेंट्रीज जो होती हैं दे आर कैरिड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी इन द बैलेंस शीट। और ये वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल जिस पे ये बेस करती हैं इन्वेंट्रीज, वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म है। प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म एक बात। दूसरी बात कि कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू का ये जो कंपैरिजन होता है ये आइटम टू आइटम बेसिस पे किया जाता है। कंप्लीट इन्वेंट्री पे इसकी एप्लीकेशन नहीं होती है। अब ये जो बात मैंने की है इस बात के लिए हमें देखना पड़ेगा क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन ये जैसे क्वेश्चन नंबर 39 है, सिंपल सा क्वेश्चन है चीज को समझाने के लिए कि फ्यूजिटा कंपनी है, उसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री में ये 4 डिफरेंट किस्म के, कहाँ गया, 4 डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो पड़ी हुई हैं। और ये अब आपको नजर आ रहा है जी क्वेश्चन? यस सर। अच्छा यस सर। अच्छा जी, अब ये उनकी वो है कॉस्ट बताई हुई है और मार्केट वैल्यू बताई हुई है। यानी मार्केट वैल्यू मींस कि ये उनकी सेलिंग प्राइस है जो यहाँ पे हमें बताई हुई है।
अच्छा, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास ये मार्केट वैल्यू है, हमने अभी थोड़ी देर पहले ये बात डिस्कस की कि जो रूल अप्लाई किया जाता है वो आइटम टू आइटम बेसिस पे किया जाता है। मींस के इंडिविजुअली ए की कॉस्ट और ए की एनआरवी को हम कंपेयर करेंगे। मसलन मार्केट वैल्यू से अभी हमने बात की कि जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस में से लेस करते होते हैं कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, और लेस करते हैं हम इनमें से कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल। तो जो हमारे पास चीज आएगी वो चीज हमारे पास होगी एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू कहलाएगी। अब नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें सबसे पहला काम जो हमें करना है वो ये करना है कि ये देखना है कि किस किस प्रोडक्ट पे कॉस्ट ऑफ सेलिंग है, किस किस प्रोडक्ट पे जो है वो कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन है। वो कह रहा है ऑल प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट सी रिक्वायर अ 5% सेलिंग कॉस्ट। प्रोडक्ट सी के अलावा, मींस प्रोडक्ट ए की बात कर रहा है, बी की बात कर रहा है और डी की बात कर रहा है, प्रोडक्ट सी की बात वो नहीं कर रहा। प्रोडक्ट सी के अलावा जो 3 प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर 5% सेलिंग कॉस्ट लगेगी। इसका मतलब है इसकी भी कोई कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन नहीं है, इसकी भी कोई कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन नहीं है और इसकी भी कोई कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन नहीं है। कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो 5% है सेलिंग प्राइस का, ये हो जाएगा 15,000। सर हाँ जी, सर उसने कहा है कि एक्सेप्ट सी, हाँ जी, मतलब नहीं होगा सिर्फ सी कोई 5% सेलिंग कॉस्ट नहीं है, बाकी सब की है। हाँ जी, हाँ जी। तो सर फिर इसका मतलब सी पे 0 लगेगा, बाकी सब पे तो कॉस्ट आएगी। सी की जो है वो इन पे सेलिंग कॉस्ट लग रही है, इसकी सेलिंग कॉस्ट 0 है। ऑल प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट सी रिक्वायर अ 5% सेलिंग कॉस्ट। तो सी की कोई सेलिंग कॉस्ट नहीं है, बाकियों की है। जैसे इसी तरह प्रोडक्ट सी वुड रिक्वायर एन एडिशनल एक्सपेंडिचर ऑफ 10,000 in order to fetch the market price presented above। इसके ऊपर 10,000 लगाने पड़ेंगे तो मार्केट वैल्यू इसकी मिलेगी। किसी को ये बात समझ में ना आई हो? सर हाँ जी, ये सेल प्राइस जो है आपने 5% ये कॉस्ट में से आपने क्यों नहीं निकाली, मार्केट वैल्यू से क्यों निकाली? देखिए जो सेलिंग प्राइस होती है उसी के ऊपर आपकी एडवर्टाइजमेंट और वो माइनस होगी ना। ये चीज प्रोडक्ट कॉस्ट में तो ऐड नहीं होगी। प्रोडक्ट कॉस्ट में सेलिंग ओवरहेड्स और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स तो नहीं ऐड होते हैं ना अब्दुल्ला। ये 3 चीजें हैं ना यार इसमें। एक तो ये है कॉस्ट ऑफ परचेज है, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन है और अदर कॉस्ट है। सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स जो होते हैं वो कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट में नहीं होते हैं, इस वजह से हमने उसकी परसेंटेज भी नहीं ली। सही है सर, सही। अच्छा, तो ये 2,85,000 हो गई।